स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। हमारा जो वैभवपूर्ण अतीत पाठ है उसका अंतिम बिंदु है महाजनपदकालीन भारत, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम जनपदकालीन भारत की स्थिति किस प्रकार थी। सबसे पहली बात ये आती है कि जनपद होता क्या है या जनपद किसे कहते हैं। प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो कबीले थे, धीरे धीरे ये कबीले उत्तरवैदिक काल में राजनीतिक सत्ता के रूप में सामने आए और गणराज्य विकसित हुए। और यही गणराज्य, इन गणराज्यों में धीरे धीरे एक स्थायी भौगोलिक क्षेत्र जो है वो स्थापित किया गया और एक किसी विशिष्ट वंश के व्यक्ति द्वारा वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया गया, इसलिए उसको जनपद कहा गया। पद का मतलब होता है कदम रखना या उस भूमि में अपनी शासन सत्ता स्थापित करना। जैसे पुरु वंश के द्वारा, भरत वंश के द्वारा, त्रिशु वंश के द्वारा इस तरह के राजवंशों ने अपना शासन स्थापित किया। इस क्षेत्र को जनपद कहा गया और यही क्षेत्र जब भौगोलिक रूप से बड़े हो गए तो उन्हें महाजनपद इकाई के रूप में माना गया। ऐसे प्राचीन काल के भारत में बहुत सारे महाजनपद थे। अलग अलग शास्त्रों में उनके अलग अलग नाम बताए, संख्या बताई है 17, 18, 20, ऐसे कई अलग अलग है। लेकिन हमारे इतिहास के दृष्टिकोण में जो महत्वपूर्ण और मान्य है वो है 16 महाजनपद। और महाजनपदों का जो समय है वो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के बीच में इन महाजनपदों का विकास हुआ। महाजनपद की अवस्था है वो बड़े स्वरूप में सामने आई और एक स्थायी राजनीतिक सत्ता का यहाँ पर विकास हुआ। अब बात आती है कि इनका उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। इतिहासकार ये मानते हैं कि जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, तमिल साहित्य आदि में मिलता है। जैसा कि तमिल साहित्य की हम बात करते हैं, शिल्पाधिकारम में इसका उल्लेख मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में इसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो सुत्त पिटक के 5 निकाय है, उन निकायों में से एक निकाय है जो हम पढ़ चुके हैं, बौद्ध साहित्य स्रोत जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि अंगुत्तर निकाय। उसके बाद भगवती सूत्र। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो 16 महाजनपद है उन 16 महाजनपदों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास के दृष्टिकोण में, उन 16 का 16 जो उल्लेख मिलता है वो केवल मात्र अंगुत्तर निकाय में मिलता है, भगवती सूत्र में मिलता है। लेकिन भगवती सूत्र में इधर कंबोज और गांधार इस तरह के जनपद आएंगे, उन जनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में नहीं है। अंगुत्तर निकाय में उन 16 के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है, तो हमारा उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। यहां भी उल्लेख मिलता है, शिल्पाधिकारम में 4-5 इन महाजनपदों का उल्लेख है। तो अष्टाध्यायी में भी ऐसा ही है, महावग्ग में भी ऐसा ही है। यूं तो कहेंगे तो ऋग्वेद में, जैसे हम बात करते हैं ऋग्वेद में काशी जनपद का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा। लेकिन ऐसे सभी विवरणों के बाद जब हम ये देखते हैं कि 16 के 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हमारा उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय में 16 के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि इनका उल्लेख कहाँ मिलता है। दूसरी बात हम करते हैं कि इन 16 महाजनपदों के महाजनपद जो 16 है उनके नाम, 16 महाजनपदों के नाम याद करने हैं तो अपना ही एक बनाया हुआ फॉर्मूला है, K फॉर A³ M³ V², जिसको हम कहते हैं काम जिसको, और उसके बाद है GPSC यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, या और भी कोई नाम देख सकते हैं, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। और इधर ही काम, ये एक अपना ही फॉर्मूला है। इसमें 16 महाजनपदों के नाम हैं, जैसे कि हम देखते हैं कंबोज, काशी, कौशल, कुरु, ये 4 नाम आ गए। कंबोज, काशी, कौशल, कुरु, ये K4 से आ गए। उसके बाद हम देखते हैं
अवंती, अस्मक, अंग, ये ए के नाम से आगे, ए क्यूब के नाम से आगे। उसके बाद हम देखते हैं मल, मत्स्य, मगध, ये जो है वो एम क्यूब के नाम से आगे। उसके बाद है वजी और वत्स जो है ये जो आगे आपके वीश्वर के नाम से आगे। उसके बाद हम देखते हैं जीपीएस, जी का मतलब है गांधार, पी का मतलब है पांचाल, उसके बाद एस का मतलब है सूरसेन, और उसके बाद सी का मतलब है चेदी। तो ये अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद है वो इस तरह से आप उनको याद रख सकते हैं। 16 के 16 ये नाम इस तरह के फॉर ए क्यूब, एम क्यूब, वी स्क्वायर, जीएसपीसी एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप गणित के फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। के फॉर का मतलब क, यहाँ पे देखिए यहाँ के फॉर का मतलब है बारखड़ी। जब हम देखते हैं क, का, कु और को, ये इस तरह से बारखड़ी में आ जाते हैं 4। फिर अवंती, अश्मक, अंग 3 यहाँ आ जाते हैं, मल, मत्स्य, मगध 3 यहाँ आ जाते हैं, वजीवस 2 यहाँ आ जाते हैं, और उसके बाद गांधार, पांचाल, सूरसेन और चेदी। 16 महाजनपदों के आप नाम याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इन 16 महाजनपदों की अवस्थिति, यानी भारत के इस भौगोलिक फिगर में इनकी अवस्थिति क्या है। ये आधुनिक भारत का भौगोलिक फिगर है। प्राचीन भारत के भौगोलिक फिगर को यदि हम देखेंगे तो वो यहाँ से इस तरह से भारत होगा, यानी यहाँ से जो भारत है वो इस तरह से मानचित्र होगा, और इधर जो भारत है वो इस तरह से मानचित्र होगा। तो ये जिसको अपन अखंड भारत कह सकते हैं या भारतवर्ष कह सकते हैं उसको भी देखें, और आधुनिक भारत को देखें, उसी अनुसार हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन 16 जनपदों में से जो ऐसे जनपद है जो वर्तमान में भारत के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर है, और वो है, एक जनपद है जिसका नाम है कंबोज, और दूसरा जनपद है जिसका नाम है गांधार। अब देखिए ये कंबोज जो है कश्मीर के इस उत्तरी क्षेत्र में, ये राजौरी क्षेत्र है, राजौरी के क्षेत्र राजौरी, और यहाँ पे हाटक क्षेत्र पड़ता है, हाटक क्षेत्र, हाटक, और इधर इनकी राजधानी राजपुर। तो कंबोज जनपद सबसे पश्चिम उत्तर क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिम उत्तर का दूरस्थ जनपद है कंबोज जनपद, और इसकी राजधानियां प्राचीन, जिसको हम हाटक या राजपुर के नाम से जानते हैं, ये इनकी राजधानी है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर भारत से जो सिल्क रूट जाता था, यहाँ से रेशम मार्ग जो जाता था, उस रेशम जो यहाँ से होके रेशम मार्ग एक आता था चीन से, फिर वो भारत की तरफ से रेशम मार्ग आता था, तो ये रेशम मार्ग के क्षेत्र में पड़ता था, और ये प्राचीन काल में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, यानी यह व्यापार और पशुपालन दोनों के लिए प्रसिद्ध था। इसीलिए इनका उल्लेख आता है, वो उल्लेख आता है वार्ता शास्त्रोपजीवी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका नाम आता है वार्ता शास्त्रोपजीवी। वार्ता का मतलब होता है कृषि और पशुपालन और व्यापार, वाणिज्य और पशुपालन साथ में चलता है, उसको वार्ता के नाम से जानते हैं, और शस्त्रों का व्यापार भी यहाँ से होता था, इसलिए इसके लिए वार्ता शास्त्रोपजीवी शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो गांधारी का साम्राज्य है प्राचीन काल में, गांधार, ये जो सिंधु नदी है, जब हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के दोनों ओर, यानी सिंधु नदी के पूर्व में और सिंधु नदी के पश्चिम में, देखिए यहाँ प्राचीन काल में ये गांधारी का साम्राज्य था, और बाद में यहाँ भरत का राज्य था, और भरत के 2 पुत्र थे, एक का नाम था राजा तक्ष, और एक का नाम था पुष्कासित कहो या पुष्कल कहो। तो सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के तट पर तक्ष का राज्य था, और सिंधु नदी के पश्चिम में पुष्कासित का राज्य था। धीरे धीरे क्या हुआ, पुष्कासित जो है एक व्यापारिक नगर के रूप में पुष्कलावती के रूप में विकसित हुआ। इसको पुष्कलावती या चढ़सट्टा के रूप में जाना जाता है, पुष्कलावती चढ़सट्टा।
और इधर जो तक्ष का राज्य था इसे तक्षशिला के रूप में जाना गया। यानी गांधार जो है उसकी दो राजधानियां थी, जो सिंधु के पूर्व में था वो तक्षशिला थी और सिंधु के पश्चिम में थी वो पुष्कलावती थी। धीरे धीरे पुष्कलावती व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हुआ और तक्षशिला जो है शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तो इस तरह से ये दो जनपद जो है वो भारत से बाहर प्राचीन जनपद, जिनमें सुदूर उत्तर का जो है कंबोज जनपद माना जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ हमारे क्षेत्र में राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ दो जनपद पड़ते हैं। एक जनपद है विराटनगर, बैराट, जिसकी राजधानी इसे मत्स्य जनपद के रूप में जानते हैं। जो हमारा प्राचीन महाभारत काल का जो उल्लेखित जनपद है उसे मत्स्य जनपद कहते हैं। इसकी राजधानी विराटनगर है। यह जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र जो वर्तमान का क्षेत्र है वो यहाँ पड़ता है। ये बौद्ध का प्रमुख केंद्र माना गया। यहाँ बौद्धों का, यहाँ पर विराट यानी बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं उसी के नाम से इसका विराटनगर है। एक यहाँ पे और है जिसको हम सूरसेन जनपद के नाम से जानते हैं। सूरसेन जनपद की राजधानी प्राचीन काल में इसे मोथोर कहा जाता था। मोथोर को आधुनिक मथुरा कहा जाता है, जो मथुरा कला के रूप में प्रसिद्ध है। भारतीय प्राचीन संस्कृति में मथुरा कला के रूप में प्रसिद्ध है। सूरसेन का जो क्षेत्र है, ये सूरसेन का क्षेत्र मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और राजस्थान का जो कुछ उत्तरी उत्तर प्रदेश, ये भरतपुर वगैरह का, इस यहाँ का अलवर का, इस तरह का कुछ भाग इधर है, कुछ भाग इधर है। तो ये सूरसेन जनपद है, ये भी अपने राजपूताना के क्षेत्र का जनपद है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ ये जो भारत में मध्यांश रेखा गुजरती है, मध्यांश रेखा, उसके ठीक ऊपर यानी यहाँ पर नर्मदा नदी के क्षेत्र में यहाँ अवंती जनपद है। अवंती जनपद मध्य प्रदेश में है अवंती जनपद। और अवंती जनपद जो है, अवंती जनपद की यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है वैत्रवती। नदी का नाम है वैत्रवती। और वैत्रवती नदी के दोनों साइड में इसकी भी दो राजधानियाँ हैं। एक वैत्रवती के उत्तरी क्षेत्र में है, उसका नाम है उज्जैनी, और एक वैत्रवती के दक्षिण में राजधानी है, उसका नाम है महिष्मती। प्राचीन काल में जो आगे हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य आएगा और उसके बाद गुप्त साम्राज्य आएगा और चंद्रगुप्त का साम्राज्य आएगा। तब चंद्रगुप्त की दो राजधानियां होती हैं, एक यहाँ पर मगध उनकी राजधानी होती है, दूसरी उनकी उज्जैनी राजधानी होती है। उज्जैनी जो है अवंती की राजधानी है। एक उज्जैनी और महिष्मती इसकी दो राजधानियां हैं जो वैत्रवती नदी को दो भागों में इसको बांटती है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जब जाते हैं हम आगे की ओर, यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है और गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी और विंध्याचल पर्वतमाला, यहाँ पर अस्मक जनपद है। ध्यान रहे, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है जो अस्मक जनपद है। और इस अस्मक जनपद की जो राजधानी है, अस्मक जनपद की राजधानी है वो यहाँ पैठन या पैठन के रूप में जाना जाता है। यही पोतन या पैठन जो है, जो बाद में जो क्या हुआ, ये पोतन पैठन है, सातवाहन काल में ये प्रतिष्ठान कहलाया। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश का प्रमुख राजनीतिक केंद्र और प्रमुख आर्थिक केंद्र भी रहा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के अंदर दक्षिण भारत में। तो ये एक अस्मक जनपद है। उसके बाद हम इधर बात करते हैं तो इस अवंती के बराबर यहाँ पर चेदी जनपद है जिसकी राजधानी सोक्तमती या सौतवती, जिसकी राजधानी महाभारत में उल्लेख किया गया है कि यहाँ शिशुपाल यहाँ का शासक था और कृष्ण ने उसका जो है वो वध किया था, वो चेदी गणराज्य है। उसके बाद हम इधर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए, यहाँ बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों का संगम स्थल है, उसके ऊपर यहाँ पर अंग गणराज्य है। अंग की राजधानी है चंपा अंग की राजधानी है। देखिए यहाँ पे अवंती हो गया, अस्मक हो गया, अंग हो गया, कंबोज हो गया, या अवंती, अस्मक, अंग की राजधानी चंपा, अंग गणराज्य, जहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम स्थल है, उससे ऊपर की क्षेत्र में या अंग जिसकी राजधानी चंपा। उसके बाद आगे देखिए, हम यहाँ देखते हैं
मत्स्य, मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, अस्मक हो गया, अंग हो गया, ये कंबोज हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मगध जनपद। ध्यान रहे वर्तमान में बिहार का गया जिला और पाटलिपुत्र, पटना जिसे हम वर्तमान में कहते हैं बिहार में पटना, इसे पटना के नाम से जानते हैं, पटना, इसे मगध कहा गया। इस समय महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली जनपद, जिस शक्तिशाली जनपदों की बात करें तो कौशल भी एक शक्तिशाली जनपद था, मगध भी था, अवंती भी एक शक्तिशाली जनपद था और वत्स भी एक शक्तिशाली जनपद था। ऐसे 4 शक्तिशाली जनपद थे, उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था वो मगध था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर या ग्रीव्रज है, ग्रीव्रज, और इसकी आधुनिक राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जिसका नाम पोलीबोथरा भी है, पोलीबोथरा भी है। आधुनिक नाम इसका पटना है। परीक्षा में पूछा जाता है कि मगध जनपद की आधुनिक राजधानी नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है, तो पटना है। प्राचीन नाम क्या है, ग्रीव्रज या राजगृह है। और उसके बाद इसका नाम पाटलिपुत्र या मेगिस्थिनिस की इंडिका में पोलीबोथरा के रूप में भी इसे जाना गया। तो ये मगध जनपद प्रसिद्ध जनपद रहा। मगध जनपद के बाद हम देखते हैं वाजी। देखिए बिहार भागलपुर का क्षेत्र, यहां हम देखते हैं वाजी, वाजी संघ गणराज्य, वाजी एक संघ गणराज्य है जिसकी राजधानी वैशाली है, वैशाली। वाजी संघ गणराज्य है। वाजी में 8 संघों ने मिलकर के यहाँ पर एक शासन सत्ता स्थापित की थी, इसलिए वाजी को एक संघ गणराज्य के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ वत्स, वत्स जनपद, काशी जनपद हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए यहाँ पर काशी जनपद उत्तर प्रदेश में जब हम देखते हैं तो गंगा नदी के यहाँ ऊपर उत्तरी क्षेत्र में काशी जनपद। काशी जो है प्राचीन जनपद है। काशी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखना, काशी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, प्राचीन जनपद है। यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, एक नदी का नाम है वरुणा और दूसरी का नाम है अस्सी। वरुणा और अस्सी 2 नदियों के संगम पर स्थित है काशी, इसलिए काशी की राजधानी का नाम भी वाराणसी है, ये ध्यान रखना। वाराणसी वरुणा और अस्सी 2 नदियों से बनता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे कौशल जनपद। कौशल जनपद हम देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौशल जनपद, कौशल जनपद सरयू नदी के किनारे हैं, सरयू नदी। कौशल जनपद की राजधानी है वो अयोध्या, आधुनिक अयोध्या, जिसे प्राचीन में हम साकेत नगरी के रूप में जानते थे या श्रावस्ती जानते थे। मूल है श्रावस्ती, ध्यान रखना, श्रावस्ती राजधानी है। साकेत 2 राजधानियां हैं, जिसे उसके बाद में हमने इसको अयोध्या नाम दिया। ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए कुरु जनपद। कुरु जनपद को हम यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरठ, दिल्ली और हरियाणा, मेरठ, दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है, वो है यहाँ पर कुरु जनपद। प्राचीन काल में कुरु जनपद कौरवों का केंद्र था। कुरु जनपद की राजधानी रही है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, यहाँ ध्यान रखना। यदि हम हस्तिनापुर नगर की बात करते हैं तो ये हस्तिनापुर नगर भी यही इंद्रप्रस्थ में ही है। मेरठ में हस्तिनापुर है, इसका मतलब ये इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में है। कुरु जनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। तो इस तरह से कंबोज हो गया, काशी, कौशल, अवंती हो गया, अश्मक, अंग। उसके बाद देखिए मगध हो गया, मत्स्य। उसके बाद देखिए मल, मल वाजी से देखिए, वाजी से, वाजी और अंग के बीच में यहाँ इधर मल्ल गणराज्य है। मल्ल भी एक संघ गणराज्य था, जिसे पावापुरी, कुशीनारा की हम बात करते हैं। 2 राजधानियां हैं, पावापुरी और कुशीनारा। कुशीनारा ये इसकी 2 राजधानियां हैं। मल्ल संघ गणराज्य था, ध्यान रखना, संघ गणराज्य, और इसकी 2 राजधानियां मानी गई। उसके बाद हम देखते हैं गांधार हो गया। उसके बाद देखते हैं हम पांचाल। यहाँ देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश काशी से ऊपर इधर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पांचाल, पांचाल राज्य, पांचाल बड़ा राज्य था। पांचाल की भी 2 राजधानियां रही है, काम्पिली, काम्पिली और अहिछत्रपुर, काम्पिली और अहिछत्रपुर। उत्तर में अहिछत्रपुर पांचाल की राजधानी और दक्षिण में काम्पिली पांचाल जनपद की राजधानी रही है। सूरसेन हो गया, चदी हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं संपूर्ण भारत में 16 महाजनपद है। एक बार पुनः
यहाँ हम बात कर लेते हैं नंबर 1 कंबोज जनपद, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक, सबसे उत्तरी क्षेत्र, पशुपालन और विशेष करके वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद गांधार नंबर 2, तक्षशिला और पुष्पावती जिसकी 2 राजधानियां, ये दोनों भारत से बाहर है। नंबर 3 सूरसेन मथुरा मौथोर जिसकी राजधानी है। नंबर 4 मत्स्य जनपद विराटनगर जिसकी राजधानी है। नंबर 5 अवंती जिसकी 2 राजधानी है, वेत्रवती नदी के उत्तर में उज्जैनी, दक्षिण में महिष्मती। और नंबर 6 चेदी जिसकी राजधानी शौक्तमती है, जिसका महाभारत में उल्लेख है। नंबर 7 अस्मक जनपद जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान पैटर्न या पोटन है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर है। नंबर 8 कौशल जनपद है, कौशल जनपद की राजधानी साकेत या श्रावस्ती जिसे अयोध्या कहते हैं, नंबर 8। नंबर 9 काशी जनपद, काशी की राजधानी वाराणसी। नंबर 10 पांचाल जनपद, पांचाल की 2 राजधानियां हैं, कंपिली अहिछत्रपुर। और नंबर 11 अंग की राजधानी चंपा है। नंबर 12 वजी संगम राज्य, वजी की राजधानी वैशाली है। नंबर 13 मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र या पटना है। नंबर 14 इंद्रप्रस्थ जिसे कुरु जनपद के रूप में जानते हैं, कुरु या जिसे इंद्रप्रस्थ के रूप में जानते हैं, इंद्रप्रस्थ के रूप में इसे मानते हैं। और वत्स जनपद, यहाँ बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वो वत्स जनपद के रूप में जाना जाता है। ये हमारा 16 जनपद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में 16 महाजनपद हुए, इनमें शक्तिशाली जनपद हुआ मगध जनपद, ऐसे ही 4 शक्तिशाली हुए थे। इन 16 महाजनपदों के अलावा कुछ अराजक राज्य जिसको कहते हैं हम, ऐसे अराजक राज्यों की संख्या जिसे हम गणराज्य शासन या अराजक राज्य कहते हैं, जिनकी संख्या 10 है। 10 इस तरह से राज्य है जिनको हम देख लेते हैं। अराजक राज्य, अराजक गणराज्य, ये इनकी संख्या है 10। देखिए इनको याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको याद रखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा बुद्ध का क्षेत्र कौन सा है। बुद्ध का शाक्य गणराज्य है, तो शाक्य हो गया, शाक्य का हो गया कपिलवस्तु। उसके बाद हम देखते हैं कि मौर्य जो राज्य स्थापित हुआ, वो मौर्य कहाँ के थे, पिपलीवन के मौर्य थे। पिपलीवन के मौर्यों का गणराज्य था मौर्य। उसके बाद हम देखते हैं कि वैशाली जिसको हम विदेह कहते हैं, विदेह। उसके बाद हम देखते हैं सुमगिरी के भग। उसके बाद हम देखते हैं मल 2 है, एक है पावा के मल, दूसरा है मल, दूसरा भी मल है कुशीनारा के मल। उसके बाद है कैसपुत के कोल्य गणराज्य, कोल्य। उसके बाद है मल के बुली, ये भी बुली, मल के बुली। उसके बाद है रामग्राम के कोल्य, केशपुत गणराज्य है। उसके हम देखते हैं काम्पिले। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ये लिच्छवी गणराज्य 10। तो इस तरह से 10 गणराज्य, अपने को 10 गणराज्य कोई परीक्षा में पूछता नहीं है, अपने को ध्यान रखना है बुद्ध के संबंधित गणराज्य कौन सा है, शाक्य जो कपिलवस्तु कहलाता है। उसके बाद आता है मौर्यों का क्षेत्र है, पिपलीवन के मौर्य है। उसके बाद ये 2 ही है महत्वपूर्ण है। उसके बाद मल्ल जो गणराज्य है, मल्ल को अपने को विशेष ध्यान में रखना है। तो इस तरह के छोटे मोटे गणराज्यों के सवाल बहुत कम पूछते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था, इन जनपदों की शासन व्यवस्था जो है वो किस प्रकार थी। यदि हम शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो शासन चलता था वो, यदि वर्तमान के संसद की बात करें, हम वर्तमान के भारतीय संसद की बात करें, वर्तमान का संसद
उससे कम नहीं है। वर्तमान के संसद के समान यहाँ पर एक संसद या परिषद होती थी, उसे सभा कहा गया। ध्यान रखना, यहाँ शब्दावली ही पूछी जाती है। सभा क्या है? महाजनपदकालीन शासन प्रणाली का जो एक राजनीतिक केंद्र है जिसे सभा कहा गया। और इन सभा का जहाँ आयोजन होता है उस आयोजन स्थल को हम संस्थागार के रूप में जानते हैं। सभा का जो आयोजन स्थल है उसे हम क्या कहते हैं? संस्थागार के रूप में जानते हैं। ये संस्थागार माना जाता है। इस संस्थागार में जब सदस्य होते हैं, वो सदस्य बैठते हैं, तो सदस्यों के बैठने के लिए एक कोरम होता है, निश्चित सदस्यों की संख्या होती है। कोरम या गण पूर्ति कहते हैं, वो गण पूर्ति जरूरी है। अच्छा, जब सदस्य होते हैं, संस्थागार में आते हैं, सदस्य बैठते हैं, तो बैठने का जो उनका सदस्यों का स्थल है उसको हम कहते हैं आसन पन्नाक। आसन पन्नाक या आसन प्रज्ञापक के रूप में जानते हैं। बैठने के स्थान को आसन पन्नाक या आसन प्रज्ञापक कहते हैं। और इसका प्रमुख अधिकारी होता है बैठक व्यवस्था को संभालने वाला, उसको आसन पन्नापक भी कहा जाता है। बैठक आयोजित होती है और बैठक में गणपूर्ति होती है। गणपूर्ति के बाद में यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है, जिसे हम प्रस्तोता के रूप में जानते हैं। जो प्रस्ताव रखा जाता है, प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति है, उसको प्रस्तोता कहा गया। और ये प्रस्तोता जब प्रस्ताव रखता है तो प्रस्ताव की उद्घोषणा 3 बार की जाती है। अगर 3 बार में जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो ठीक है, और मौन रहे तो उनकी स्वतः स्वीकृति मानी जाती है। इसके बाद जब यदि इस प्रस्ताव पर कोई वाद विवाद होता है तो इसके लिए क्या किया जाता है? यहाँ चुनाव करवाया जाता है, मत कराया जाता है। यहाँ के मतों को छंद कहा गया। ये छंद किसके बने थे, मत किसके बने थे? कोई पुराने जो पेड़ पौधे थे उनकी लकड़ियों की टहनियों के जो भाग थे उनको काट करके इस तरह से छंद निर्मित होते थे। और इन छंदों से वो क्या करते थे? इन छंदों को शलाका कहा जाता था। शलाका ग्राहक एक अधिकारी होता था, शलाका ग्राहक। वो इन शलाकाओं को इकट्ठी करता था और इकट्ठी करने के बाद शलाकों को गिनता था। गिनने के बाद जो शलाका जिसके संबंध में ज्यादा मानी जाती थी उसका प्रस्ताव मान लिया जाता था। तो इस तरह से मत चुनाव करवाने का, और वो भी निष्पक्ष मत करवाने का जो इस तरह की प्रक्रिया है, जो भारतीय संसद के समान जो यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके अलावा मान लीजिए कोई विवादित ज्यादा विषय है तो एक अटकथा लेख बुद्ध घोष की एक रचना है। बुद्ध घोष की रचना का नाम है अटकथा लेख। और इस अटकथा लेख में उल्लेख है कि ज्यादा कोई विवादित विषय होता है तो यहाँ पर 8 या 7 न्यायाधीश बैठते थे। और न्यायाधीश जिन्हें अष्टकुलक कहा जाता था, और ये अष्टकुलक बैठ करके उसके संबंध में न्याय करते थे। तो इस तरह की यहाँ की शासन प्रणाली जो है वर्तमान में संसद से कम नहीं है। इसको हम यहाँ की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंदर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, क्योंकि संसद है, संसद का स्थान जो सभा है, संसद का नाम सभा है, सभा का स्थान संस्थागार है। संस्थागार में कोरम गणपूर्ति के सदस्य बैठते हैं। कोरम जब पूरा होता है और जो सदस्य बैठते हैं उनको आसन पनापक बैठाने वाले अधिकारी को कहते हैं। फिर वहां प्रस्ताव रखा जाता है, प्रस्ताव रखने वाले को प्रस्तोता कहा जाता है। 3 बार रखा जाता है, सर्वसम्मति स्वीकृति होती है। जब विवाद हो जाता है तो यहाँ पे इलेक्शन होता है, और इलेक्शन या मत को छंद कहते हैं। छंद जो इकट्ठे करते हैं उसको शलाका ग्राहक कहते हैं। छंदों की गणना की जाती है और छंद ज्यादा जिसके पक्ष में है उसका प्रस्ताव मान लिया जाता है। इसके बाद भी अगर ज्यादा विवाद होता है तो अटकथा घोष की रचना के अनुसार यहाँ 8 न्यायाधीश बैठते हैं, जिसको अष्टकुलक कहते हैं, या 7 न्यायाधीश जो होते हैं वो मिलकर के ये निष्पक्ष निर्णय करते हैं। इस तरह की यहाँ की महाजनपदीय शासन प्रणाली रही। तो ये अपना एक महाजनपद काल का जो बिंदु है वो पूरा हुआ। धन्यवाद।